हेलो दोस्तों, मैं अनिरुद्ध यादव निर्णय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि निर्णय एकेडमी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर लगातार सक्रियता दिखाते हुए आपके पास संबंधित जो सिलेबस का मैटर पहुंचा रही है और इसमें निर्णय एकेडमी परिवार लगातार अपना योगदान कर रहा है दोस्तों। तो इसी कड़ी में जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने देखा दोस्तों कि हम लोगों ने सौर मंडल का अध्ययन किया। सौर मंडल को 3 भागों में हम लोगों ने देखा था और आज इसी क्रम के तहत हम लोग सामान्य अध्ययन भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत मैं आप लोगों को आज अक्षांश और देशांतर के विषय में जो है देख बताऊंगा दोस्तों, और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर क्या हैं, इनका उपयोग क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग मैप पर जो कुछ रेखाएं देखे होंगे कि मैप पर पश्चिम से पूर्व दिशा में इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं। पश्चिम से पूर्व या क्षैतिज दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। जबकि दोस्तों मैप पर आप इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर या उत्तर से दक्षिण दिशा में रेखा को खींचते हुए देखे होंगे और ऐसी रेखा को ऊर्ध्वाधर दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है देशांतर रेखा क्लियर हो रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अक्षांश रेखा क्लियर हो रही है। तो दोस्तों इसमें अक्षांश रेखा और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देशांतर रेखा दिखाई दे रही है। और इसे काल्पनिक रेखा के नाम से क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों तो उस समय जो पृथ्वी पर कोई भी रेखा नहीं थी, बल्कि कल्पना के आधार पर जब इन रेखाओं का सृजन किया गया दोस्तों, तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, इसे काल्पनिक रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक एक देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे किसको, अक्षांश रेखा को। अक्षांश रेखा क्या होती है, इनका काम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने इस ग्लोब में, ध्यान रखिएगा, इस ग्लोब को आप लोग देखिएगा, इस ग्लोब में आप देख रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीच से एक रेखा खींची गई है और इस रेखा को हम किसके नाम से जानते हैं, तो विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और यह विषुवत रेखा क्या करती है दोस्तों, पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। ऊपरी क्षेत्र को नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि निचले क्षेत्र को साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाओं का काम क्या है, यह किसी भी क्षेत्र की स्थिति का निर्धारण करती हैं। क्या करती हैं, किसी भी क्षेत्र की स्थिति का निर्धारण करती हैं और साथ ही साथ ये जलवायु का निर्धारण करती हैं। किसका, जलवायु का निर्धारण करती हैं। और दोस्तों किसका निर्धारण करती हैं, तो दिन रात छोटा बड़ा होना, क्या करती हैं, दिन रात छोटा बड़ा होना का निर्धारण करती हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अगर उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी जो है अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी कर्क रेखा, अक्षांश रेखा, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन 3 रेखाओं का प्रयोग हम लगातार जो है चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहीं पर जो है हम लोग यह भी देख लें कि जैसे जो है किन किन महाद्वीपों से जो है कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में जो है केवल एक है महाद्वीप, वह भी कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। जबकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील से
कहाँ से? ब्राज़ील से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसके विषय में? देशांतर रेखा के विषय में। तो देशांतर रेखा दोस्तों ग्लोब पर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में, किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में या उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और यह भी देशांतर रेखा का उपयोग क्या है दोस्तों? तो यह क्या करेगा? किसी भी क्षेत्र की स्थिति का निर्धारण करता है, किसी भी क्षेत्र की स्थिति का निर्धारण करेगा, समय का निर्धारण करता है और साथ ही साथ तिथि का निर्धारण करता है। ठीक है, तिथि का निर्धारण करता है। तो दोस्तों जैसे यह 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर की दाहिनी तरफ इसको ईस्ट हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में इसे पश्चिमी गोलार्ध या वेस्ट हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्थिति और समय तिथि का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? तो देशांतर के माध्यम से होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर और सवाल के क्रम से हम लोग इस पे भी डिटेल चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले सवाल की ओर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो है यहाँ पर कह रहा किसी स्थान का जब मानक समय निर्धारित करना है दोस्तों, तो अब आप लोग बताइए कि उसमें देशांतर रेखा का प्रयोग होगा, अक्षांश रेखा का प्रयोग होगा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का प्रयोग होगा या प्रधान मध्यांतर रेखा का प्रयोग होगा। तो दोस्तों किसका प्रयोग होगा? आप लोग इसको क्विज के माध्यम से हल किए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे किसके माध्यम से जो है यह जो है क्या होगा? किसी भी स्थान का निर्धारण होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल का डिमांड है दोस्तों वह कह रहा है कि अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अक्षांश और देशांतर दिया गया होता तो आप आसानी से क्या लगा देते दोस्तों? यहाँ पर आप आसानी से लगा देते कि देशांतर रेखा के माध्यम से। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को कंफ्यूज कराने का प्रयास किया गया है दोस्तों और उसी के माध्यम से यहाँ पर क्या दे दिया गया है? प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या दे दिया गया है दोस्तों? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? प्रधान मध्याह्न रेखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया प्रधान मध्यांतर रेखा दोस्तों, लेकिन यह क्या होगा? प्रधान मध्याह्न रेखा या इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं दोस्तों और इसका आंसर क्या होगा? प्रधान मध्याह्न रेखा। इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यह दोस्तों लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण जो है इसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे कि यह ग्लोब है, ग्लोब में यहाँ पर यह बीचों बीच उत्तर से दक्षिण दिशा में जो रेखा गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा या इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या जीएमटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पूर्वी गोलार्ध में इधर समय आगे होगा और पश्चिमी गोलार्ध में समय क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी स्थान का अगर मानक समय निर्धारित करना है तो वह किसके अनुसार निर्धारित किया जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि देशांतर रेखा के माध्यम से किसी क्षेत्र की स्थिति का निर्धारण, मानक समय का निर्धारण और तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है यह भी किसके माध्यम से होगी? तो यह भी देशांतर रेखा के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी?
देशांतर रेखा के माध्यम से होगी। अब यह पूछ रहा है कि यह गुजरती कहाँ से है, अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह कहाँ से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और यह 180 डिग्री, अगर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किसे जो है प्रधान अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से जाना जाता है, अगर आपको 180 डिग्री केवल लिखा हुआ है तो भी आंसर सही होगा। अगर आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम, क्या लिखा हुआ है, पूर्व और पश्चिम, तो दोस्तों यह विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों विकल्प 180 डिग्री देशांतर हो और 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर हो तो दोस्तों 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर होगा। और जैसा कि आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले किस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, तो यह एशिया, किसके, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के मध्य से होकर गुजरती है। और यहाँ पर है बेरिंग जल संधि, किससे, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। और अगर जलीय क्षेत्र आपसे पूछा जाए, या जैसे कि यहाँ पूछा गया है, तो प्रशांत महासागर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, यह पूछ क्या रहा है कि नहीं गुजरती है। ठीक, तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। जैसा कि यहाँ पर है, केन्या से भी गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है। तो दोस्तों इन सब मैप क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग इस समय छुट्टी के समय जो है कम से कम ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को ज़रूर देखें, और देखेंगे तो यह सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सवाल का आंसर है वह है क्या, मैक्सिको, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों, तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, जैसा कि अगर पूछ लिया जाए कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो 3 महाद्वीप से होकर जो है आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। वह कौन कौन सी है, वह हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है मिस्र से, भारत से, ईरान से, म्यांमार से। तो दोस्तों यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यह कई बार आपसे सवाल पूछा गया। अगर आप लोग अदर एग्ज़ाम भी देते होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि यह पूछा गया है लगातार कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, अर्थात किस देश से नहीं गुजरती है। मिस्र से नहीं गुजरती है, भारत से नहीं गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ईरान से। जबकि आप जानते हैं भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर बात करें पश्चिम से तो पहला होगा राज्य गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद क्या होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जबकि अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक विस्तार जो है कर्क रेखा का किस राज्य में भारत में पाया जाता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और यहीं पर एक सवाल और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ काटते हैं, छत्तीसगढ़ में काटते हैं। तो ध्यान रखिएगा कहाँ काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पूछा गया कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो ईरान से नहीं गुजरती है, अर्थात मिस्र से भी गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है और ईरान से नहीं गुजरती है।
तो इस कारण से यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलीविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है ब्राज़ील से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है, इसलिए ब्राज़ील तो नहीं होगा। और जब ब्राज़ील नहीं होगा तो कौन सा होगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना से भी मकर रेखा गुजरती है, तो अर्जेंटीना भी नहीं होगा। अर्जेंटीना के बगल में क्या है? पराग्वे है, यह भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलीविया। क्या हो जाएगा? बोलीविया हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार के सवाल दोस्तों आप मैप से देख करके हल कर सकते हैं। और अभी छुट्टी है दोस्तों, इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए आप लोग एटलस पर ज़रूर कार्य करें। अगर आप लोग एटलस पर कार्य करते हैं दोस्तों तो अब बेहतर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा, तीनों रेखाओं के विषय में देखा, अब बात कर लेते हैं कि जैसे मकर रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है। तो मकर रेखा पहली चीज़ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, 3 महाद्वीप से गुजरती है। अब आप कहेंगे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और विश्व में केवल एक ही देश है, वह देश कौन सा है? वह देश है ब्राज़ील। सॉरी, वह देश है ब्राज़ील। और ब्राज़ील से दोस्तों क्या होता है कि ब्राज़ील से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर है, मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से? बोलीविया से। कहाँ से? बोलीविया से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा दिन। और किधर? उत्तरी गोलार्ध में। मैंने आपको बताया था कि जैसे यह ग्लोब है, यह क्या है दोस्तों? यह ग्लोब है। ठीक है, यह कर्क रेखा है, साढ़े 23.5 उत्तरी, और यह है 23.5 क्या? दक्षिणी। और यह बीच में दोस्तों आपकी है 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य कहाँ चमकता है? तो दोस्तों चमकता है विषुवत रेखा पर। और जब 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जब यह विषुवत रेखा पर चमकेगा, तो दोस्तों पूरे विश्व में सर्वत्र दिन रात क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, सर्वत्र यानी दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होंगे। और यहीं पर दोस्तों 21 जून के दिन सूर्य कहाँ चमकता है? तो कर्क रेखा पर। और जब दोस्तों 21 जून के दिन कर्क रेखा पर चमकेगा, तो मैंने बताया था अगर दिन लंबा हो जाएगा तो रात क्या होगी? छोटी हो जाएगी। अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा हो रहा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक गोलार्ध में दिन है तो दूसरे गोलार्ध में रात होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जब वहाँ रात होगी तो इधर क्या होगा? दिन होगा। सपोज दैट जैसे 21 जून के दिन यहाँ पर दिन क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है। और जब उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में उसी दौरान लंबी क्या होगी? रात होगी। एक अपोजिट मैंने बताया था होगा। और यहाँ पर रात क्या होगी? छोटी होगी। और जब रात छोटी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन छोटा हो जाएगा। अब यहीं पर देखने का प्रयास करते हैं 22 दिसंबर के दिन क्या होगा दोस्तों? 22 दिसंबर के दिन सूर्य कहाँ चमकेगा? तो मकर रेखा पर चमकेगा। और जब मकर रेखा पर चमकेगा तो दोस्तों मकर रेखा पर चमकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होगी और रात की अवधि छोटी होगी। और जब रात की अवधि छोटी होगी तो जितनी बड़ी रात होगी उतना ही क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा कब होगा?
तो 22 दिसंबर के दिन। यहाँ पर 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून, 22 जून दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया है तो इसे फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि जैसे यह आपका ग्लोब है तो यह विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या होते हैं? सूर्य चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, 2 दिन चमकता है, और 2 दिन पूरे विश्व में क्या होता है? सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। लेकिन दोस्तों यहीं पर देखने का प्रयास करते हैं कि यह क्या है? कर्क रेखा और यह है मकर रेखा। तो यहाँ पर 21 जून के दिन जो सूर्य चमकता है, और यहाँ पर 22 दिसंबर के दिन। तो दोस्तों 21 जून के दिन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा, तो रात सबसे छोटी होगी। जबकि यहाँ पर पूछा क्या है? दिन छोटा होता है। और 22 दिसंबर के दिन सूर्य कहाँ चमकेगा? दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होगी और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होगी। तो इस कारण से आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 दिसंबर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जब भारत में कई बार सवाल पूछा गया है कि जो है कि जब भारत में कब परछाई आपकी जो है आपके पैरों के नीचे और सबसे छोटी बनेगी, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 21 जून के दिन, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे सवाल पूछ लिया गया है, सबसे बड़ा दिन पूछ लिया गया है। तो अभी अब हम लोगों ने चर्चा किया, तो वह कब होगा? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। तो ध्यान रखिएगा, कब होगा? 22 दिसंबर। कब होगा? 22 दिसंबर के दिन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी? सबसे लंबी होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है दोस्तों, ग्रीष्म अयनांत वर्ष पूछा गया है, और यह कब होता है? तो दोस्तों 23 सितंबर, यह सितंबर है तो ध्यान रखिएगा, सितंबर, 21 मार्च, 4 जुलाई को, 21 जून को। तो दोस्तों यह ग्रीष्म अयनांत आपको होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो है अब यहाँ पर क्या है, यह तीनों जो है क्या हैं? अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और जब अक्षांश रेखाएं हैं तो यहाँ पर 2 भागों में बांटने वाला कौन होगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें से कौन सी होगी? तो इसमें से होगी आपकी भूमध्य रेखा। कौन सी होगी? भूमध्य रेखा होगी। और अगर यही आपसे देशांतर पूछ लेता तो यहाँ पर हो जाता 0 डिग्री देशांतर। तो ध्यान रखिएगा, अगर देशांतर में पूछेगा तब भी 0 डिग्री देशांतर, और अक्षांश में पूछेगा तो 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर और हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी व्यक्ति जैसे सुबह इंडिया में है, सुबह की 6 बजे की चाय पी रहा है, और आपका दोस्त है एक कह रहा है कि मैं लंच ले रहा हूँ, दोपहर का लंच ले रहा हूँ, तो वह किस गोलार्ध में होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इस प्रकार सवाल पूछा जाए तो आप मानिएगा कि 82.5 डिग्री पर आप क्या हैं? 6 बज रहा है, और लंच का मतलब है कि 12 बजे वह क्या कर रहा? दोपहर का लंच ले रहा है। तो दोस्तों देखिएगा दोनों में डिफरेंस कितना है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ से? तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस 6 घंटे का आ रहा है।
कितने का आ रहा है? 6 घंटे का आ रहा है। और आप जानते हैं, हमने बताया है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य चलने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का लगता है। इसलिए 1 घंटे में कितना देशांतर चलेगा? 15 देशांतर चलेगा। तो जब 15 देशांतर चलेगा तो दोस्तों यहीं क्या करिएगा, 15 से गुणा कर दीजिएगा। और जब आप 15 से गुणा करेंगे, जैसे 6 घंटे का अंतर आ रहा तो 6 गुणे क्या करिएगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा? 90 देशांतर आपसे आगे है। और इसी में 82.5 को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। और जब 82.5 को जोड़ेंगे दोस्तों तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 172, 172 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में आपका फ्रेंड स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले और लास्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि अब यहाँ पर सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया था। एक तरफ दिया हुआ विषुवत रेखा, दूसरी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा, और दूसरी ओर दिया हुआ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश। तो दोस्तों यहाँ पर आप 0 डिग्री जो है अक्षांश किसको नाम जानी जाती है? विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री जो है देशांतर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4, 1, 2, 3 अर्थात ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर लगभग सारे सवाल को आप लोगों ने क्या किया, विस्तृत रूप से परिचर्चा हुई, एक्सप्लेनेशन हुआ। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपका जो है अक्षांश और देशांतर लगभग तैयार हो गया होगा। तो दोस्तों यहीं पर ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका की एक कांगो नदी है, वह विषुवत रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। जबकि अफ्रीका की ही लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जबकि भारत में माही नदी है, गुजरात में प्रवाहित होती है, वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी विषुवत रेखीय क्षेत्रों से होकर बहती है दक्षिण अमेरिका में, तो हो जाएगा अमेजन नदी। और अमेजन नदी घाटी में पाए जाने वाली वनस्पतियों को किसके नाम से जाना जाता है? तो सेलवास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेलवास के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के कल पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।